हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। और मेरा नाम है आफ्ताब पाशा खान। और आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्चर है वो देख सकते हैं बोर्ड्स के स्टूडेंट्स, 11th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट, जेई के स्टूडेंट, सारे ये लेक्चर्स देख सकते हैं जिन्हें ये यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर आज कंप्लीट करना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिसे हम क्लास 11th में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के नाम से भी जानते हैं और कॉमनली यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी कहते हैं। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स का मतलब क्या होता है और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे हम डे टू डे लाइफ में सुबह उठने से लेके रात में सोने तक हम हर चीज़ मेजरमेंट करते हैं। जैसे जैसे ही आप उठते हो तो आप घड़ी में क्या देखते हो, टाइम। तो ये क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ टाइम। जैसे आपने आप उठे, आपने जो है मेजरमेंट देखा टाइम का कि टाइम कितना हो रहा है, फिर आप तुरंत रेडी हो गए अपने काम के लिए। फिर आपने ब्रेकफास्ट किया तो आप ब्रेकफास्ट में देखते हो कि आपने 1 लीटर जो है, जैसे मान लो आपने 1 ग्लास ऑफ मिल्क पिया है कि नहीं, या 250 ग्राम्स ऑफ ओट्स आपने खाए। तो आपका ये जो मेज़रमेंट है ये आपकी दिन की शुरुआत से रात के सोने तक होती है। हम डे टू डे लाइफ में मेज़रमेंट के बिना कुछ नहीं कर सकते। सो मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ यूनिट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं कहूँ, मैं अगर टाइम की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि अभी जैसे अगर टाइम की अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे कोई कहा कि 12 मिनट में ये काम कर दीजिए, सो मिनट इज़ व्हाट, मिनट इज़ द यूनिट। मतलब किसी भी क्वांटिटी को, टाइम इज़ अ क्वांटिटी, वेट इज़ अ क्वांटिटी, लेंथ इज़ अ क्वांटिटी। सो क्वांटिटी को एक यूनिट की भी ज़रूरत है और उस क्वांटिटी को मेज़रमेंट करने के लिए यूनिट की जो है आवश्यकता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ये जो पेज है, ये जो पेज है इसकी जो लेंथ है वो सपोज 10 सेंटीमीटर है। सो ये सेंटीमीटर क्या दर्शा रहा है, यूनिट ऑफ लेंथ है कि नहीं। सो हर क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास 1 लीटर वाटर है, तो लीटर इज़ द यूनिट फॉर लिक्विड। लीटर में किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, लिक्विड के लिए। क्या मैं इसको कहूँ मेरे पास 1 मीटर पानी है, इट साउंड्स सो ऑकवर्ड है कि नहीं। तो हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मीटर जो यूनिट है आप लेंथ के लिए यूज़ करते हो, अब वही मीटर यूनिट आप जो है लिक्विड के लिए भी यूज़ कर रहे हो, मतलब वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। सो हर चीज़ के लिए यूनिट स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, सो यहाँ यही लिखा गया इंट्रोडक्शन में, दैट मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी involves comparison with certain basic unit, arbitrarily choose an internationally accepted reference standard called unit। और ये जो यूनिट होना चाहिए वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इसका मतलब क्या, जैसे मान लो अगर एक जो है कंट्रीज़ का असेंबलेज हुआ, सारी कंट्रीज़ एक कॉन्फ्रेंस में आके मिलती है, और मैं अपनी कंट्री से, इंडिया से मैं जाता हूँ और मैं वहाँ जाके बोल रहा हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है। ये क्या है, ये पेपर जो है 10 सेंटीमीटर है। और कोई दूसरा फॉरेन या दूसरी फॉरेन कंट्री का कोई इंसान आके कहता है नहीं ये 10 सेंटीमीटर नहीं है, ये 1 लीटर है। या फिर वो बोलेंगे 1 लीटर भी नहीं, 10 लीटर्स है। मैं क्या कह रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर है, वो क्या कह रहा है, 10 लीटर है कि नहीं। तो ये सब कंफ्यूजन ना हो, वो इस चीज़ को लीटर मान रहे और किसी और कंट्री में कुछ और मान रहे, किसी और कंट्री में कुछ और मान रहे, है कि नहीं। सो जो यूनिट्स होना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ ये 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी कंट्री का बंदा भी क्या कहना चाहिए कि ये जो है 10 सेंटीमीटर ही है कि नहीं।
जो यूनिट्स होने चाहिए वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए ताकि कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेस है उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो सबके लिए सबको उस यूनिट के बारे में पता होना चाहिए और वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक्सेप्टेड होना चाहिए। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। अब जो है हम पढ़ेंगे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है कि नहीं? सो वेलोसिटी जो है वो कैसे हमें पता चली कि पर यूनिट टाइम आपकी बॉडी कितना डिस्प्लेस कर रही है, तो उससे हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ओके, सो ये जो वेलोसिटी है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम से आया है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट और टाइम से आया है। उसी तरह जैसे फोर्स है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कहाँ से आया? ये मास को जब हमने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तब हमें फोर्स मिला। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है। बट फंडामेंटल और बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है? ऐसे यूनिट जो किसी से डिराइव नहीं हुए, जिनकी एक अपनी अलग पहचान है, वो किसी और के बल पे नहीं है। जैसे वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट से डिराइव्ड हुआ है। सो वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको हम कह सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह फोर्स जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी। बट लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। सो ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या? जो डिराइव्ड नहीं हो सकते। तो कितनी फंडामेंटल यूनिट्स है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और यूनिट्स है जो हम पढ़ेंगे? तो देयर आर 7। देखो क्वांटिटीज़ के बारे में अगर मैं कहूँ, सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी? अभी मैं आपको बताता हूँ। पहली आती है लेंथ, देन पहली आती है लेंथ, दूसरा आता है मास, तीसरा आता है टाइम, फोर्थ आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, एंड द फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, एंड द सिक्स्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सेवेंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो। ये जो है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। देखिए इस पे नज़र रखिए, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ये जो है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। लेंथ, मास, टाइम, ये तो है। साथ में इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनकी जो यूनिट है वो क्या होती है। देखो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है या बेसिक क्वांटिटीज़ है, इनकी यूनिट्स क्या है कि नहीं, और इनकी यूनिट्स के सिंबल क्या है। जैसे हम लेंथ को जो है इसकी जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट जो है वो मीटर है। ओके, इट इज़ मीटर। सो जैसे मान लो लेंथ की जो है, मान लो क्या है, लेंथ की जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, वो है मीटर, और इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह मास का जो है जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और इसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड है, और इसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, और इसे हम
कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल है, याद रखना, नहीं तो ऐसा स्मॉल लिख दोगे, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन, और उसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते कितना है सब्सटेंस, दैट इज, उसे हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से, ओके। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला से रिप्रेजेंट करते CD, ओके। तो मैंने आपको बता दिया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आप ये चार्ट पढ़ लेना खुद से, क्योंकि बहुत इजी है, और कोई डाउट रहा इससे रिलेटेड तो कमेंट कर देना, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आते, रिलेवेंट पढ़ेंगे, और जहाँ से क्वेश्चन आते वो ये है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर में, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। लेंथ की यूनिट है मीटर, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास है किलोग्राम, इसे kg से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम सेकेंड, स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल A। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, ठीक है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट्स पे। अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें, मैंने आपको क्या कहा, फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स है जो किसी से भी डिराइव्ड नहीं हुई है कि नहीं। जब आप उन फंडामेंटल यूनिट्स को डिराइव करोगे तो आपको नई यूनिट्स मिलेंगी। जैसे आप वेलोसिटी, मतलब आप जैसे डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करोगे, जब आप डिवाइड करोगे विथ टाइम तो आपको वेलोसिटी मिल जाएंगी। सो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। पर यूनिट टाइम से मतलब पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट इज एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो 1/सेकेंड डिनोमिनेटर में है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास की यूनिट क्या हो गई kg, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, अभी देखा हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये होती है डिराइव क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी से डिराइव नहीं हुई है वो है 7, फटाफट से। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके, ठीक है। सो हमने पढ़ा डिराइव्ड यूनिट के बारे में। थोड़ा सा मैं पीछे आना चाहता हूँ कि अभी हमने कौन सी बेसिक क्वांटिटीज़ पढ़ी। लेंथ पढ़ा, लेंथ पढ़ा, मास पढ़ा, टाइम पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैं आपकी थोड़ी सी नज़र करंट पे देना चाहता हूँ। करंट डेवलप्ड क्यों होता है, वाई करंट डेवलप्ड, कोई मुझे बताएगा क्यों होता है डेवलप्ड? ड्यू टू मूवमेंट, फ्लो ऑफ चार्ज के कारण। क्यों होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस के फ्लो से। क्या आप मुझे करंट का फॉर्मूला बता सकते हैं? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? 10th सब पास है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। What do you mean by current? Current is charge flowing per unit time, ठीक है, करंट ये होता है, ठीक है।
सो करंट आया कहाँ से? जैसे वेलोसिटी कहाँ से आया था? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी डिराइव्ड हो गई थी। उसी तरह करंट जो है चार्ज के फ्लो करने से आ रहा है पर यूनिट टाइम। तो अगर हम बाय डेफिनेशन चले तो देखा जाए तो करंट को जो है डिराइव्ड क्वांटिटी होना चाहिए। गौर से सुनिए, एकदम गौर से सुनिए। करंट को जो है डिराइव्ड क्वांटिटी होना चाहिए, बट करंट डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है। करंट एक्चुअल में देखा जाए तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो चार्ज से डिराइव्ड हुआ है, चार्ज पर यूनिट टाइम से करंट डिराइव्ड हुआ है। सो करंट को जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होनी चाहिए थी, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी होनी चाहिए थी। बट ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है? आइए रीजन देखते। करंट इज डिराइव्ड फ्रॉम चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज डिराइव्ड फ्रॉम चार्ज पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला इज Q डिवाइडेड बाय T। अभी हमने देखा, आप सबने 10 तक पढ़ा होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। बट स्टिल इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। बट स्टिल जो है इसे फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाता है। द रीज़न इज करंट इज मोर ईजियर टू मेजर देन दैट ऑफ चार्ज। सो चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। करंट को मेज़र करना, जैसे जिस ज़माने में जब इन SI यूनिट्स के बारे में डिस्कशन चल रहा था, जिस तरह से बात की जा रही थी, जब ये तय किया जा रहा था कि कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होनी चाहिए, तब जो है उस ज़माने में करंट को मेज़र करना इजी था। करंट इज़ मोर ईजियर टू मेज़र दैन दैट ऑफ चार्ज। चार्ज के मतलब चार्ज के कंपैरिजन में करंट को मेज़र करना बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। और मेन मोटिव यही था कि फंडामेंटल यूनिट्स जो है इजीली मेज़र होने चाहिए। जैसे आप आसानी से स्केल लेते हो, लेंथ मेज़र कर लेते हो, टाइम कैसे मेज़र कर लेते हो इजीली वॉच से देख के, मास कैसे मेज़र कर लेते हो, वेट मशीन में 1 kg रख लेते हो, है कि नहीं, टेम्परेचर थर्मामीटर से देख लेते हो। तो बहुत इजीली जो है मेन मोटिव और था कि फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करना आसान होना चाहिए। इसीलिए जो है करंट जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है। इसका रीज़न कि वो जो है करंट को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं दैन दैट ऑफ चार्ज। सो चार्ज को जो है मेज़र करना बहुत कठिन था, बहुत ही मुश्किल था। इसलिए जो है चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। किस तरह के इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को यूज़ किया गया है, मतलब टू मेजरमेंट्स के लिए किस तरह के सिस्टम्स आए गए, किस तरह की सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आई टू मेजरमेंट, मतलब टू मेज़र, ओके, मेजरमेंट के लिए। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो 3 होते हैं। एक होता है CGS, एक होता है FPS और एक होता है MKS। CGS मतलब CGS के बारे में यहाँ लिखा है, इट इज़ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। मतलब ये इनके अंतर्गत काम करता है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ये यूनिट्स जो है इंक्लूड होती है इस तरह के सिस्टम में। CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, जैसे सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, इस तरह की जो है यूनिट्स इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। FPS सिस्टम में क्या होता है? FPS सिस्टम इज बेसिकली फूट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। इसमें फूट भी होता है, पाउंड भी होता है और सेकेंड भी होता है, ठीक है। सेकेंड हर जगह है। MKS में क्या होता है? MKS जो होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होती है इसमें। इस सिस्टम में ये यूनिट्स होती है, ठीक है। FPS को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। बट एट प्रेजेंट कौन सा सिस्टम जो है यूज़ किया जाता है? इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट इज़ SI यूनिट, सिस्टमा इंटरनेशनल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। The SI unit, which standard scheme of symbol unit abbreviation, was developed and recommended by General Conference on Weights and Measurement in 1971. क्वेश्चंस नहीं आते इस तरह के, बट स्टिल
for international usage in scientific, technical, industrial and commercial work. Because SI units use decimal system, conversion within the systems are quite simple and convenient. We shall follow SI unit this is in this book. मतलब इस पूरी फिजिक्स में हम SI यूनिट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। चलिए आ जाते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए अभी तक हमने बात किया कि डिराइव्ड क्वांटिटीज, सॉरी हमने सबसे पहले क्या बात की, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं, हमने 7 पढ़ी थी। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर हमने पढ़ा डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उसके कुछ एग्जांपल। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तो बहुत है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हमने पढ़े वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। हमने ये देखा कि करंट जो है डिराइव्ड क्वांटिटी होने के बावजूद भी उसे फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाता है। द रीज़न बिहाइंड दैट कि उसे मेज़र करना, करंट को मेज़र करना बहुत इजी है देन दैट ऑफ चार्ज। फिर हमने उसके बाद पढ़ा दैट कितने सिस्टम्स जो है पार्टिसिपेट करते, कितने सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स है। सो हमने पढ़ा CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। फिर हमने FPS पढ़ा, फूट पाउंड सेकंड सिस्टम। फिर हमने पढ़ा MK सिस्टम, डेट इज़ मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। और हाल ही में मतलब देखा जाए तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो सिस्टम है, जो यूनिट है वो है SI यूनिट। और पूरी फिजिक्स में हम SI यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने और क्या पढ़ा, बस हमने यही पढ़ा। अब हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में। पहले हमने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर हमने पढ़ा डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती है, बस आप लोग जो है बने रहे, आपको सब समझ आएगा। लास्ट तक बने रहोगे तभी समझ आएगा, आधे पे से भाग जाओगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी से भी डिराइव्ड नहीं हो सकती है, जस्ट लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरह ही है और ये किसी से भी डिराइव्ड नहीं हो सकती है। इम्पॉर्टेंट, दे हैव यूनिट्स, इनकी यूनिट्स भी होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की यूनिट्स भी होती है बट डायमेंशंस नहीं होते। दे आर डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। डायमेंशंस नहीं होती है मतलब क्या, ये आपको आगे समझ आएगा जब आप डायमेंशंस पढ़ोगे। MLT, M0, L0, T0 होते हैं, है कि नहीं। अगर आपको ये पॉइंट अभी समझ नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट ये डायमेंशन लेस होते हैं। अगर जिसने ये चैप्टर्स पढ़े हुआ है तो उसको ये समझ आ जाएगा कि डायमेंशन लेस का मतलब क्या है। बट डायमेंशन लेस अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो अंत तक बने रहे, आपको लास्ट में जो है पता चल जाएगा, ठीक है। इनकी यूनिट्स है बट इनका डायमेंशंस नहीं है, ये इनकी खासियत है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स भी है, उसके डायमेंशंस भी है, बट द थिंग इसकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की यूनिट्स है बट डायमेंशंस जो है वो नहीं है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2 है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2 है। पहली है प्लेन एंगल, पहली है प्लेन एंगल। मैं इसको थोड़ा सा इसी तरह से पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहली है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन एंगल? प्लेन एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच का एंगल इज अ प्लेन एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन एंगल? प्लेन एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। जैसे मान लो मैं एक ये लाइन बनाता हूँ और मैं ये एक लाइन बनाता हूँ, और जो ये एंगल बन गया ना, इसे हम कहेंगे प्लेन एंगल, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल की SI यूनिट क्या होती है?
प्लेन एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है। क्या होती है प्लेन एंगल की एसआई यूनिट? प्लेन एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। अच्छा, और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है RAD। क्या होता है इसका सिंबल? इसका सिंबल होता है RAD। जैसा लेंथ की यूनिट क्या थी? लेंथ की यूनिट थी मीटर। क्या थी? मीटर। और सिंबल क्या था? स्मॉल m। जैसे टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे से। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। उसी तरह प्लेन एंगल की जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है, और उसे सिंबल जो है RAD से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सॉलिड एंगल पे। देखो, सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है? सॉलिड एंगल का मतलब होता है डी ओमेगा। सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है? सॉलिड एंगल का मतलब होता है डी ओमेगा। ओमेगा मतलब ऐसा ओम टाइप का शेप है, ओमेगा कह दो या क्या कह दो, इस तरह का शेप है। जैसा ये देखो, ऐसा ले लो, एक ऐसा ले लो और एक ऐसा ले लो, तो ये हो गया सॉलिड एंगल का जो है रिप्रेजेंटेशन। सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है पहले वो हम सीखेंगे। देखो, प्लेन एंगल क्या था? एंगल बिटवीन टू लाइन। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पेन है और ये एक पेन है, सो इनके ये दोनों ने एक एंगल बना दिया। ये एंगल क्या हो गया? प्लेन एंगल। ये एंगल क्या हो गया? प्लेन एंगल। ओके, अब मैं कहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल के लिए हम कुछ करते हैं, रुको। सो सॉलिड एंगल क्या होता है इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये पेपर है, इससे मैं एक कोन बनाता हूँ। ठीक है, सो मैं ये कोन बनाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये कोन बना दिया। ठीक है, ये कोन बना दिया मैंने। अब ये कोन जैसे ही बन गया, अब देख लो, विजुअलाइज कर लो, ये कोन मैंने बनाया। ठीक है, सो ये जो कोन है, ये एक एंगुलर कवरेज कर रहा है एनक्लोज्ड इन एरिया। मतलब क्या? ये जो कोन है ये एक एंगल बना रहा है इनसाइड, मतलब इसने एंगुलर कवरेज करी ये एक एंगुलर कवरेज करी 3D स्पेस में। आप सोच के देखिए 3D स्पेस में कि उसने एक एंगल बनाया है कि नहीं। और इसी एंगल को हम जो है सॉलिड एंगल कहते हैं। मतलब एक कोन में जो एंगल बन रहा है इनसाइड, ये तो अंदर एक एनक्लोज्ड, इस एरिया के एनक्लोज्ड एक एंगल बन रहा है। इस एनक्लोज्ड एरिया के अंदर एक एंगल बन रहा है जिसे हम सॉलिड एंगल कह रहे हैं। इसे हम सॉलिड एंगल कह रहे हैं। ठीक है, सो सॉलिड एंगल कह रहे हैं, और इसे हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एंगुलर कवरेज एनक्लोज्ड इन एरिया, ऐसा यूनिट जो होती है स्टेरेडियन होती है। SR इज अ सिंबल। ठीक है, चलिए इसके एंगल्स की अगर हम बात करें, सो एंगल्स की अगर हम बात करें तो डी टीटा क्या होता है? मतलब प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट क्या थी? डी टीटा। ठीक है, सो डी टीटा इट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मतलब क्या? इट इज इक्वल टू DS बाय आर। देखो, ये जो R है ये रेडियस है, ये जो R है वो एक रेडियस है, और ये क्या है? ये S क्या है? ये R है। ठीक है, सो डी टीटा क्या होता है? डी टीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या होता है? ये होता है आर्क बाय रेडियस इक्वल टू DS डिवाइडेड बाय DR। उसी तरह सॉलिड एंगल के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डी ओमेगा।
तो ये क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू डी एंगुलर कवरेज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। सो इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, और इसकी क्या यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, सम यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं। तो ये आप टेबल पढ़ लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, लेंथ की मेजरमेंट किस तरह से आई थी, ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में है, कमेंट सेक्शन में वहाँ जाओ, टेलीग्राम की लिंक को आप क्लिक करो और आपको जो है टेलीग्राम जो है मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही क्या, एक सेकेंड। सो अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, है कि नहीं, अब हम लेंथ पे आ जाएंगे। लेंथ की मेजरमेंट किस तरह से की जाती है, देखो पहले थियरी पढ़ लेते फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ सम डायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अ मीटर स्केल इज यूज फॉर लेंथ फ्रॉम 10 to the power -3 मीटर टू 10 to the power 2 मीटर। मतलब हम जो है वो मीटर स्केल जो होती है ना, उससे हम कितनी रेंज तक सीख सकते हैं, हम कितनी रेंज तक सीख सकते, मतलब मेज़र कर सकते हैं। दैट इज़ 10 to the power -3 मीटर से 10 to the power 2 मीटर तक जो है हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड फॉर लेंस टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10 to the power -4 मीटर, ओके। जैसे एक स्केल है वर्नियर कैलिपर, उसकी जो एक्यूरेसी है वो है 10 to the power -4 मीटर तक की। कितनी एक्यूरेसी है, उसकी एक्यूरेसी है 10 to the power -4 मीटर तक जो है वो मेज़र कर सकता है। कितना मेज़र करता है, 10 to the power -4 मीटर तक वो मेज़र कर सकता है। उसी तरह एक स्क्रू गॉज, a screw gauge and a spherometer can be used to measure length as less as 10 to the power -5 मीटर तक। मतलब क्या कि जैसे मान लो स्क्रू गॉज जो है और एक स्फेरोमीटर जो है, ठीक है। सो स्क्रू गॉज है, स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर से हम जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होगा, किसी कर्व्ड सरफेस की रेडियस को निकालना, तो स्फेरोमीटर से हम ये कर सकते हैं। तो ये जो है लेस, मतलब ये 10 to the power -5 मीटर से कम का मेज़र कर सकते हैं। टू मेज़र लेंथ बियॉन्ड दिस रेंजेस वी मेक यूज़ ऑफ स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड। देखो अभी तक इन जितना भी हमने थियोरी पढ़ा उसमें हमने देखा जैसे मीटर स्केल 10 to the power -3 से 10 to the power 2 तक कर रही थी, वर्नियर कैलिपर जो है 10 to the power -4 तक जा रही थी, स्क्रू गॉज स्फेरोमीटर 10 to the power -5 मीटर तक भी जा रही थी, ठीक है। सो ये तो छोटी डिस्टेंस हो गई। अगर मुझे मेज़र करना है कि मेरी अर्थ से सन का डिस्टेंस क्या है, या मून से अर्थ का, या अर्थ से मून का डिस्टेंस क्या है, मून का सन से डिस्टेंस क्या है, तो ये जो बड़े बड़े डिस्टेंस है, ये जो बड़ी बड़ी लेंथ है, इन्हें हम किस तरह से मेज़र करें। क्या हम स्केल लेके चले जाए, हम अर्थ से एक स्केल लेके सन तक एक स्केल बना रहे, ऐसा तो नहीं कर सकते। इतनी बड़ी स्केल का क्या करोगे, स्केल बनाते बनाते ही कितने जन्म लग जाएंगे, है कि नहीं। सो इतनी बड़ी स्केल तो हम बना नहीं सकते। सो हम इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो हम कर ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल, बट इनडायरेक्टली कर सकते। कैसे, पैरेलैक्स मेथड से। ये क्या होता है उसको जानने से पहले मैं आपको जो है 10th पे फिर से लेके जाना चाहता हूँ। आ जाओ 10th की ट्रिग्नोमेट्री पे। 10th की ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो आप 9th 10th में पढ़ते हो, ठीक है। मान लो आपके पास एक एंगल है,
मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ओके, और उस ट्रायंगल का एक एंगल है, उस ट्रायंगल का एक एंगल है, और उसका एक हाइपोटेनियस है, उसका एक हाइपोटेनियस है, और उसका एक बेस भी होगा। उस ट्रायंगल का एक एंगल है, एक हाइपोटेनियस है और एक बेस है, या एडजेसेंट भी बोलते हैं कई बुक्स में, जैसे महाराष्ट्र बुक में एडजेसेंट लिखा होता था जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। सो एडजेसेंट भी बोल सकते हो, ए से भी डिनोट करो, बेस भी बोलो, वन एंड द सेम थिंग। सो ये तो आपने पढ़ा होगा, इट इज़ हाइपोटेनियस, इट इज़ बेस, इट इज़ अपोजिट, अपोजिट हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस की स्पेलिंग देख लो, और बेस, और ये टीटा। कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपको आती होंगी, साइन कॉस टेन टीटा। साइन टीटा क्या होता है? ओ हीरो। कॉस टीटा क्या होता है? बी हीरो। और टेन टीटा होता है ओ बी। ये मेरी ट्रिक है, इससे मैं याद रखता हूँ। ओ का मतलब क्या हो गया? अपोजिट। हीरो का मतलब क्या हो गया? हाइपोटेनियस। और ये क्या हो गया? बेस। फिर ये हो गया हाइपोटेनियस, फिर ये क्या? अपोजिट, ये हो गया बेस। तो इससे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो साइन कॉस टेन टीटा, तो इसका ट्रिक कैसे याद रखना है? इसका ट्रिक है ओ हीरो, बी हीरो, ओ बी, डबल ई लिख दो, अच्छा लगेगा देखने में। ओ हीरो, बी हीरो, ओ बी, ये इस तरह से मैं याद रखता हूँ, ठीक है। तो आपको साइन टीटा कॉस टीटा आता ही होगा। चलो अब हम आ जाते हैं पैरेलैक्स मेथड में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो अब हम पढ़ते हैं एक्चुअल में पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा पैरेलैक्स मेथड, ये पैरेलैक्स मेथड जो कि इनडायरेक्ट मेथड है टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस, टू मेजर लार्ज डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये मेथड है क्या? सो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन या जो भी कहो। पैरेलैक्स मेथड जो है, लार्जेस्ट डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम अर्थ कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली विद अ मीटर स्केल, ठीक है। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैरेलैक्स मेथड। देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से टेंथ में लेके जाता हूँ, टेंथ में फिर से हम लेके जाते हैं। तो हम पढ़ते थे, देखो इस पे फोकस करो, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये सर्कल पे फोकस करो। यहाँ मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ? एक सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है, ये इसका सरकमफेरेंस है यार, ये सर्कल है, ये सर्कल का ये सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस है। तो हम लिख देते ये सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है। ऑफ अ सर्कल दैट इज 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ये क्या है? सेंटर से लेके ये हो गया सर्कल का रेडियस, ये हो गया सर्कल का रेडियस, ठीक है, ये हो गया सर्कल का रेडियस। अच्छा, हम एक छोटी सी सरकमफेरेंस अगर निकालें, ये सरकमफेरेंस में से एक छोटा पार्ट निकाले, हम उसे आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे आर्क कहेंगे, ठीक है। सो ये है सरकमफेरेंस, और इसका हमने एक छोटा सा एरिया निकाल दिया आर्क। तो ये कुछ इस तरह का लुक बन रहा है एंगल। बस यही चीज़ को मैंने उठा के यहाँ रख दी, एक छोटा सा आर्क हमने लिया, तो उससे एक छोटा सा एंगल डेवलप हुआ, वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल। उसी तरह जिस तरह मान लो सो ये क्या है? ये जो है, इसको मैं, ये जो है, ये क्या है? ये क्या है? ये है
डायमीटर ऑफ अर्थ, ये 2 पॉइंट्स है अर्थ पे, ये है 1 पॉइंट और ये है 2 पॉइंट। यहाँ से हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? सन को देख रहे हैं। देखो ये हम सन को देख रहे हैं, राइट, ये हम सन को देख रहे हैं, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल है, एंगल जो है बहुत ही स्मॉल है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने से एंगल जो है वो बहुत ही छोटा हो गया है। फॉर्मूला क्या था हमारे एंगल का? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है इसे आप रेडियस की तरह ही मानिए। जैसी जैसी रेडियस की, मतलब जैसे जैसी रेडियस की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू छोटी हो रही है। जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू छोटी हो रही है। ये देखो वही चीज़ है, ये रेडियस बढ़ रहा है, ये रेडियस बढ़ रहा है और एंगल जो है बहुत ही छोटा हो गया, ना के बराबर हो गया। ओके, ये डायमीटर है अर्थ का और ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, और डायमीटर को हम जो है बी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा हमने ट्रिक पढ़ी थी, ओ हीरो ए हीरो, ओ हीरो बी हीरो ओ बी। सो ओ बी मतलब अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस, तो आर्क अपॉन रेडियस, थीटा मतलब आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल बहुत छोटा है तो इसलिए हमने टेन थीटा को सिंपली थीटा मान लिया है, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारे पास? आर्क अपॉन रेडियस। द रीज़न इज़ कि डी जो है वो बहुत 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 बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ अर्थ। ओके, सो टेन थीटा को हमने सिंपली थीटा मान लिया और इट इज़ इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये यहाँ से आया, ठीक है। देखो ये मैं आपको बताता हूँ विजुअलाइज करके। जैसे मान लो मैं हूँ अर्थ की मैं अर्थ के 2 पॉइंट्स पे खड़ा हुआ, ओके, और मुझे देखना है कि ये जो है ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये जो पॉइंट है ये अर्थ की डायमीटर से कितना दूर है। ओके, सो ये कितना दूर है? ये इतना दूर है, ये कुछ इतना दूर है, और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अब मेरा मन किया कि मैं कुछ यहाँ की जो है इस प्लैनेट की डिस्टेंस जो है मेज़र करूँ। तो ये प्लैनेट अर्थ से कितना दूर होगा? ये इतना दूर होगा, थीटा डैश। तो कौन सा एंगल बड़ा है? ये जो ग्रीन कलर का थीटा है ये, या ये थीटा डैश? सो ऑब्वियसली ये जो थीटा है ये अच्छा खासा बड़ा है एज़ कंपेयर टू थीटा डैश। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जैसी जैसी डिस्टेंस बढ़ते जाता है एंगल छोटा होता है। देखो ना, यहाँ जो है डिस्टेंस कम था तो ये एंगल इतना बड़ा था और ये एंगल कितना छोटा है, कंपेयर करो। तो जैसी जैसी डिस्टेंस बढ़ता है तो एंगल जो है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हमने पैरेलैक्स मेथड मैंने आपको सिखाया कि किस तरह का होता है। आइए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि क्या कहती है थ्योरी। जो आपकी एनसीईआरटी में थ्योरी है, हम उस थ्योरी को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी में कुछ इस तरह लिखा है दैट मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है पैरेलैक्स मेथड को समझने के लिए। उन्होंने ये कहा है दैट व्हेन यू होल्ड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट some specific point on the background, a wall, and look at the pencil first through your left eye and closing the right eye, and then look at the pencil through your right eye closing the left eye. Okay, you would notice that the position of the pencils seem to be changed with respect to the point on the wall.
दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस. ठीक है, वो जो 2 पॉइंट है, जैसे हमारी आइज को उसने 2 पॉइंट माना और उनके बीच का डिस्टेंस जो है बेसिस है. इन दिस एग्जाम्पल द बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आइज. ओके, अब ये इतने पैराग्राफ में क्या कहा गया है मैं आपको बताता हूँ. आप क्या करो, आपके सामने वॉल होगी, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके सामने एक वॉल है. उस वॉल पे आप क्या करो, आप किसी भी कलर का, ब्लैक नहीं तो रेड, जो भी आपके पास पेन है, इस तरह से जो है आप आपके सामने एक मार्क कर दो, कुछ है कि नहीं, ऐसे ब्लैक कलर का एक बड़ा सा एक मार्क बना दो. ठीक है, बना दिया आपने एक मार्क, ऐसा एक मार्क बना दिया है कि नहीं. अब क्या करो, आप अपनी पेंसिल लो. ठीक है, मैंने ले लिया पेंसिल. ओके, अब मैं क्या करूँगा, उसको जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रख दूँगा. ठीक है, जैसे मैं इस तरह से रख दूँगा है कि नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट पे. और मैं जब अपनी लेफ़्ट आई क्लोज़ करूँगा, लेफ़्ट आई क्लोज़ करूँगा और राइट आई से देखूँगा, तो मुझे जो है मेरी पेंसिल एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नज़र आएंगी. मतलब वो जो मैंने पॉइंट करा उससे एक डिस्टेंस पे नज़र आएंगी. ठीक है, अब मैं अपनी लेफ़्ट आई ओपन करूँगा और राइट आई क्लोज़ करूँगा. ठीक है, सो आपको जो है पेन डिस्प्लेस होते दिखेगा. देखिए, लेफ़्ट आई क्लोज़ कीजिए, राइट आई से देखिए, राइट आई क्लोज़ कीजिए, लेफ़्ट आई से देखिए. सी द डिफरेंस, आपको जो है पेन डिस्प्लेस होता दिखेगा. ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये यहाँ से यहाँ पेन आपको ज़्यादा दिखेगा, ये आपकी आई की डिस्टेंस की वजह से हुआ, क्योंकि आपकी आई जो है एक पोजीशन में नहीं है. आपकी लेफ़्ट आई इधर, राइट आई इधर है. ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, उसे इस एक्सपेरिमेंट में बेसिस कहा गया. और जो पोजीशन का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू वो जो पेन है डिस्प्लेस होता आपको दिखा है कि नहीं, तो उसी मेथड को ही पैरेलैक्स कहा गया. तो आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया गया आई और पॉइंट का. उसी तरह जो मतलब इसी तरह जैसे ये जो पेन था और आपकी आई, मतलब वो जो पॉइंट था और जो आपकी आई थी, उनके जो बीच में डिस्टेंस था वो कम था, तो कम डिस्टेंस पे भी हमने पैरेलैक्स लगाया. उसी तरह हम लार्ज डिस्टेंस पे भी पैरेलैक्स मेथड लगा सकते हैं. जैसे टू मेजर द डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ अ फार अवे प्लैनेट एस बाय द पैरेलैक्स मेथड, वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजिशन ए एंड बी ऑन अर्थ. मतलब पहले ए और बी क्या थी, हमारी आइज थी, है कि नहीं. ए और बी क्या थी, हमारी आइज थी. राइट आई को क्या कहा गया, बी आई, और लेफ्ट आई को ए आई कहा गया. ठीक है, उसी तरह आप पहले आई पे खड़े थे, मतलब खड़े नहीं थे बट आप आई से ऑब्जर्व कर रहे थे. अब आप क्या कर रहे हो, अर्थ के 2 पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है, तो अर्थ के 2 पॉइंट को ए पॉइंट और बी पॉइंट कहा गया, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बी, और उसी बेसिस कहा गया. एट द सेम टाइम एज शोन इन फिगर 2.2 वी मेजर द एंगल बिटवीन 2 डायरेक्शन. देखो, ये अर्थ के 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल बी, और ये है प्लैनेट एस. ये क्या है, प्लैनेट, ये है प्लैनेट एस, ये अर्थ के 2 पॉइंट ए और बी. ठीक है, ये है, सो ये अर्थ के 2 पॉइंट और ये अर्थ से उस प्लैनेट का डिस्टेंस कैपिटल डी. ठीक है, द रेडियस ए एस एंड बी, ए एस इज इक्वल टू बी एस. ये जो रेडियस ए एस है वो इस बी एस के जो है इक्वल है, और ए बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल बी. और बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमारे एंगल का फॉर्मूला क्या था, एंगल का फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सो आर्क क्या है हमारे पास, स्मॉल बी, और रेडियस है कैपिटल डी, सो थीटा आ गया ये. ठीक है, अब हमें कहा गया बी किस तरह से लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय थीटा. देखो वही लिखा है यहाँ पे. ठीक है, वेयर थीटा इज इन रेडियन, बस वही कहा गया. वी मेजर द एंगल बिटवीन 2 डायरेक्शन अलॉन्ग द प्लैनेट इज व्यू
एट दिस 2 पॉइंट्स द एंगल ए एस बी, क्या है ए एस बी, ये जो एंगल है इन फिगर 2.2 रिप्रेजेंट सिंबल थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। इसी एंगल को जो है हम पैरेलैक्स एंगल या पैरेलिटिक एंगल कहते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। Having determined D, we can employ similar method to determine the size or angular diameter of the planet. If D is the diameter of the planet, small d, and alpha is the angular size of the planet, the angle subtended by D at Earth we have this. मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है दैट मान लो हमने यही सिमिलर मेथड जो है साइज़ और एंगुलर डायमीटर निकालने के लिए अगर किया, मतलब ये बी निकालने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, मतलब अगर हमें ये निकालना है तो हमारा फॉर्मूला वही होगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को उन्होंने डी से रिप्रेजेंट किया, मतलब ये जो आर्क है ये इसे डी से रिप्रेजेंट करा, और ये जो कैपिटल डी है वो डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब सिंपली आर्क अपॉन रेडियस भी खेल रहे हैं अपन लोग, ठीक है कुछ भी नहीं, आर्क अपॉन रेडियस ही चल रहा है अभी, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। चलिए पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस जो आपकी इस चैप्टर में काम आएंगे, ठीक है। सो कन्वर्जेंस हम पढ़ते हैं, सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस। तो आपको तो ये पता ही है, सर्कल होता है, रेडियस होता है, ये सरकमफेरेंस होती है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हमने वहाँ पढ़ा, इसको कहते हैं हम 2 पाई आर, ठीक है। ये होता है 2 पाई आर। आपको ये पता होना चाहिए दैट 360 डिग्री क्या होता है, ये होता है 2 पाई रेडियन। ये कितना होता है, ये होता है 2 पाई रेडियन, ओके। अच्छा 180 डिग्री क्या होता है, हाफ कर दो, 360 का आधा जो होता है वो 180 होता है, तो उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल ये होगा पाई रेडियंस, क्योंकि एंगल को हम रेडियन में डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री क्या होगा, कोई मुझे बता सकेगा? 1 डिग्री जो होता है वो होता है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। क्या होता है, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ओके। आप समझ गए 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ओके। चलो इधर आ जाते हैं क्लॉक पे। घड़ी सबने देखी, घड़ी सबने देखी, घड़ी में 3 कांटे होते हैं, घड़ी में 3 कांटे होते हैं। एक कांटा हमें बताता है कि कितने सेकंड्स हो रहे हैं, एक कांटा हमें बताता है कि कितने मिनट हो रहे हैं, और एक कांटा हमें बताता है कि कितने घंटे हो रहे हैं। दैट इज देयर आर 3 हैंड्स इन अ क्लॉक। फर्स्ट इज ये जो होता है हमारे पास, फर्स्ट इज सेकेंड हैंड। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, पतला सा, ये क्या है, ये होता है सेकेंड हैंड। ये क्या होता है, सेकेंड हैंड। तो इस हैंड को हम क्या कहते हैं, जिसे हिंदी में कांटा कहते हैं, हैंड इंग्लिश में हैंड कहते हैं। तो पहला क्या हो गया हमारे पास, सेकेंड हैंड। सो फर्स्ट इज सेकेंड हैंड, ओके। दूसरा ये जो बड़ा सा होता है ये, इसे कहते हैं मिनट हैंड। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं मिनट हैंड, ओके। तो हम लिख लेते हैं, दूसरा होता है हमारे पास मिनट हैंड, दूसरा होता है हमारे पास मिनट हैंड। अच्छा तीसरा क्या होता है हमारे पास, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये होता है हमारे पास आवर हैंड। क्या होता है, आवर हैंड, जो हमें बताते हैं कितने बज रहे हैं, 12, 1, 2, 3, ओके। सो द थर्ड वन इज आवर हैंड या आर हैंड, आर हैंड, ओके। सो देर आर 3 हैंड्स, ओके। आप समझ गए, 3 हैंड्स होते हैं। सो सेकेंड कभी आपको दिया गया देयर इज़ अ सेकेंड हैंड वॉच, इसका मतलब क्या कि उसमें वो जो हैंड है वो सेकेंड हैंड ही है सिर्फ,
किसने क्वेश्चन में आया मिनट हैंड वॉच, उसमें मिनट हैंड है, सेकेंड हैंड का मतलब नहीं कि पुरानी वॉच, ठीक है। जब मैं इनिशियली पढ़ता था तो मुझे एक बार मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें लिखा था देयर इज़ अ सेकेंड हैंड वॉच। मैंने कहा सेकेंड हैंड हो या फ्रेश हो, वॉच तो वॉच होती है, इन्होंने इस तरह से क्यों लिखे सेकेंड हैंड वॉच। सो सेकेंड हैंड वॉच का मतलब होगा कि उस पर सेकेंड हैंड है सिर्फ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये मैंने आपको समझा दिया। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 1 डिग्री बोले तो ये पाई बाय 180 रेडियन। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्या बताने वाला हूँ। देखो ये जो 1 डिग्री होता है ना, ये जो 1 डिग्री होता है इट इज़ इक्वल टू 1 आवर, इट इज़ इक्वल टू 1 आवर। ये बात याद रखना। क्या बोल रहा हूँ मैं, दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, ये बात याद रखना, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर हैव 60 मिनट्स, तो लिख दो 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। और मिनट को हम जो है ऐसा एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डैश से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट को, ठीक है। जैसे अगर आपको किसी भी नंबर के ऊपर एक डैश दिखे तो आप समझ जाना कि मिनट की बात हो रही है, ओके। देन 60 मिनट्स हमने देखा। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। सो मल्टीप्लाई बाय 60, सो इट इज़ 3600 seconds, it is 3600 seconds, okay. 1 hour is equal to पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। 1 hour is equal to पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ गए 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ओके। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन से समझो कि किस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा मिनट को जो है 1 डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेकेंड्स को जो है 3600 डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बस आप समझते जाइए, आपको समझ आ जाएगा, ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.1 पे। ये देखिए एग्जाम्पल 2.1 आखिरकार क्या कहता है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। मतलब ये क्या कह रहा है कि एंगल बताओ, एंगल बताओ मतलब रेडियन के टर्म्स में आंसर दो। ये क्या कह रहा है, रेडियन के टर्म्स में आप आंसर दो कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं और 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं। आइए देखते हैं। सो हमने देखा दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। सो पाई की वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर रेडियन में मिल जाएगा 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या 22/7 भी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 180। सो आपका आंसर आ जाएगा दैट 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, ठीक है। 1 मिनट क्या होता है, 1 मिनट को आप कैसे डिफाइन करोगे। देखो हमने कहा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। हमने
पार्ट ए कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ए पार्ट। अब हमारा बी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ओके। अब हमारा बी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो 60 मिनट्स इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60 रेडियन। क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, 1 मिनट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60 रेडियन। सो 1 मिनट इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इट विल बी 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो आपका जो क्वेश्चन था बी, उसका आंसर है ये, ओके। ओके, उसका आंसर हो गया ये। उसी तरह आपका जो क्वेश्चन था ए, उसका जो आंसर है हमारे पास है ये, ओके। 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, ओके। चलिए अब हम सी पे आ जाते हैं। 1 सेकेंड को रेडियन के टर्म्स में बताओ, तो हम बता देंगे। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अभी यहाँ करा देखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, ठीक है। लिख लो, फिर लिख लो, बहुत इजी। सी पार्ट क्या है? दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स। सो 1 सेकेंड, ओ नो नो नो, 1 सेकेंड नहीं, सॉरी, इतने रेडियंस हो जाएगा आंसर। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, जब आप पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, सो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.0485 डिवाइडेड बाय, नो डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 रेडियन। सो आपका क्वेश्चन जो है सी भी सॉल्व हो गया। सो सी सॉल्व हो गया। देखो आपके सी का आंसर भी आ गया। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके दे दिया है एग्जाम्पल 2.1। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है दैट अ मैन विशेस टू एस्टिमेट, मतलब एक इंसान है, उसकी इच्छा हुई, उसकी दिल से इच्छा थी कि वो एस्टिमेट कर सके द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। एक जो टावर है, उसके पास एक टावर है, मतलब उससे एक नियर बाय एक टावर है, और उस टावर से उसका डिस्टेंस कितना दूर है वो निकालना चाह रहा था। अब वो क्यों निकालना चाह रहा था, वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, बट हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमें किस तरह से डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास एक डायग्राम दे के रखा हुआ है दैट ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए
इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। सो ये जो सी है हमारे पास, ये टावर है, ये जो सी है हमारे पास, दिस सी इज़ अ टावर। ये जो सी है ये हमारे पास टावर है, दिस इज़ अ टावर। ओके, एंड हम कहाँ खड़े हुए, हम ए पे खड़े हुए। सो जो मैन है, मैन जो है वो ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कौन है, यहाँ पर जो है मैन खड़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ मैन है, वहाँ टावर है, ठीक है। सो एंड स्पॉट्स वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन अ लाइन विथ ए सी। और उसने कहा क्या कहा, एक इसके मतलब ये जो लाइन ए सी है उससे कई दूर जो है एक ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट पे जो है रखा हुआ है, ठीक है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू पी। मतलब क्या कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर चलना, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। सो ये क्या करा, ये जो मैन है इस लाइन के परपेंडिकुलर चला, कितना 100 मीटर से, कितना 100 मीटर से वो व्यक्ति चला। समझ आ गया, वो व्यक्ति चला। उसके बाद क्या, ठीक है, उसके बाद क्या, ही वॉक्स परपेंडिकुलर अप टू 100 मीटर एंड लुक्स ए सी अप टू बी। उसने क्या करा, बी से जो है इस ए सी पॉइंट को देखा, ए को देखा और फिर सी को देखा, ठीक है। अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर लुक्स एट ओ। मतलब क्या हुआ, वो जब बी पे आया उसने ओ को देखा और फिर सी को फिर से देखा। मतलब ओ जो है वो उससे उतनी डिस्टेंस दूर था जितना जब वो ए पे खड़ा था, ओ जितनी डिस्टेंस पे था। तो ये जो डिस्टेंस है वो अब भी सेम था, बट जो उसका सी के साथ जो रिश्ता था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ऐसा समझो, सी के साथ जो रिश्ता था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। पहले सी जो है वो यहाँ था उसके विद रिस्पेक्ट टू, बट जब वो यहाँ आया तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो है वो सी थोड़ा इंक्लाइंड सा हो गया, ठीक है। सिंस ओ इज़ अ वेरी डिस्टेंस, द डायरेक्शन बी ओ इज़ प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ। मतलब कहना क्या चाह रहा है, डैट ये जो ए ओ है ना, ए से लेके ओ और बी से लेके ओ, ये जो है ये सेम है। ये क्या है, ये सेम है। ए से लेके ओ, बी से लेके ओ सेम है, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइड सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइड बाय एंगल ऑफ थीटा। मतलब क्या, उसकी दूरियां उस टावर के साथ कितने एंगल से चेंज हुई, उसकी दूरी जो है पोजीशन के साथ कितने एंगल से चेंज हुई। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब वो मैन ए पॉइंट पे था तो उसके लिए जो पॉइंट सी था वो ऐसा था, ठीक है। और जब वो पॉइंट बी पर आया उसके लिए जो टावर है वो कुछ इतने डिस्टेंस पे है। तो ये जो फ़र्क है, ये जो चेंज है, वो चेंज थीटा से आया, वो चेंज थीटा से आया। यही कहना चाह रहा है दैट बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइड सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइड बाय एन एंगल ऑफ थीटा बाय 40 डिग्री। और थीटा को हम पैरेलैक्स कहेंगे, वही जो हम वॉल वाला करते थे, जब हम राइट आई क्लोज करते थे और लेफ्ट आई से देखते थे और फिर इस तरह से देखते नहीं थे क्या, तो पैरेलैक्स एंगल बनता था। तो इस एंगल की वैल्यू जो है 40 डिग्री देखे रखी हुई। सो थीटा की जो वैल्यू है वो है 40 डिग्री। ओके, मैं आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा हूँ तो समझते जाइए। फिर क्या बोल रहा है, ये था एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम इज ओरिजिनल पोजीशन ए। तो कहने का मतलब ये है AC निकालो बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, AC निकालो। अब AC कैसे निकालोगे आप, देखो आपको AB पता है, AC पता है, ये कैसे निकालोगे। अच्छा, हम कह सकते इस एंगल के विथ रिस्पेक्ट टू ये जो AB है ये अपोजिट है, ये जो AB है ये अपोजिट है, और ये जो लाइन है ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है।
ये जो लाइन है ये हाइपोटेनियस है। देखो मैं ज़रा अलग कलर से बताऊंगा आपको, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर चीज़ें दिखेंगी। ये जो लाइन है ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन बेस है, ये वाली लाइन बेस है। विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, बस ट्रिग्नोमेट्री लगाओ यार, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, बहुत इजी, इतना टाइम नहीं देना पड़ता। लेकिन आप लोग बिगनर्स हो, न्यू हो, इसलिए मैंने आपको बहुत देर तक ये क्वेश्चन समझाया। बट ये क्वेश्चन बोले तो सबसे इजी क्वेश्चन है, बस ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। सो ऐसा कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब क्वांटिटी है मतलब जिसमें ऑपोजिट और बेस रिलेशन में होता है। देखो साइन के केस में क्या होता है, साइन इज इक्वल टू हाँ, साइन इज इक्वल टू ओ हीरो, कॉस इज इक्वल टू बेस हीरो, एंड टेन इज इक्वल टू ओ बी। टेन क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। टेन थीटा क्या था, आर्क अपॉन रेडियस। या टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू ओ हीरो ओ बी, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय बेस। सो ऑपोजिट की वैल्यू क्या आएंगी, अपोजिट की वैल्यू है हमारे पास 100 मीटर्स। अच्छा, हमें बेस निकालना है, हमें AC की वैल्यू पूछी गई है, सो बेस निकालना है हमें। अच्छा, tan ऑफ 40 डिग्री कैसे निकालोगे यार? अच्छा, tan ऑफ 40 डिग्री किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले बेस हमें कैलकुलेट करना है, बेस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 40 डिग्री। भैया tan ऑफ 40 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो आप किस तरह से tan ऑफ 40 डिग्री निकालोगे? चलिए देखते हैं। आपने मैजिक ट्राइंगल कभी पढ़ा है? मैजिक ट्राइंगल मैं आपको बताता हूँ। देखो मैजिक ट्राइंगल वो होता है जिसके एक एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री, ये होती है 37 डिग्री, और ये होती है 53 डिग्री। जब आपके इसकी वैल्यू होती है 4, आपके इस लाइन की वैल्यू होती है 3, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाती है 5, इसे कहते हैं मैजिक ट्राइंगल। ये क्या होता है, मैजिक ट्राइंगल। 3 और 5 के बीच का जो एंगल होगा वो 53 डिग्री होगा, 4 और 5 के बीच का जो एंगल होगा वो 37 डिग्री होगा, 37 डिग्री, और 3 और 4 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, सो हम सबके साइन हम क्या करेंगे, हमें चाहिए साइन ऑफ 40 डिग्री, हमें चाहिए tan ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, सो 40 डिग्री तो निकालना इम्पॉसिबल है। 40 डिग्री के क्लोज कौन सा होगा, 37 डिग्री। आप 37 डिग्री निकाल दो तो वो लगभग सेम हो जाएगा। ठीक है, सो साइन की वैल्यू क्या आती है, ओ हीरो 37 के विथ रिस्पेक्ट टू, ये अपोजिट है और ये हाइपोटेनियस है, ओ हीरो। अच्छा, कॉस क्या होता है, बी हीरो, ये हो गया बी और ये हो गया हीरो, बी हीरो। और tan थीटा क्या होता है, ओ बी विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये जो है अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। विद रिस्पेक्ट टू दिस 53 डिग्री, दिस इज अपोजिट, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। तो एंगल के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट और बेस जो है वो चेंज होते जाते हैं। तो हमें tan ऑफ 40 डिग्री पता चल गई, tan ऑफ 37 डिग्री पता चल गई, क्या है 3/4, क्या है 3/4। तो लिख लो, बेस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 3। अब डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा 4, विच इज इक्वल टू 119 मीटर। हमारा आंसर आ गया, दैट AC इज इक्वल टू 119 मीटर। ओके, देखो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। समझ गए कैसे निकालना है? नहीं समझा है तो फिर रिपीट करके देख लो। मैंने आपको अच्छे से सब समझा दिया, मैजिक ट्राइंगल भी बता दिया है। चलो
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन होता है, मतलब ये इजी नहीं है, ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट ये लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा। सो ये मीडियम कैटेगरी में आ सकता है आपको, ठीक है। सो हम देखते हैं ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी। हमने जो है अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी से मून को जो है ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो जब हमने उसे ऑब्जर्व करा दो पॉइंट से, तो एक एंगल बना। उस एंगल की वैल्यू जो है वो इतनी दे के रखी हुई, एंगल की वैल्यू दे के रखी है, एंगल की वैल्यू दे के रखी है थीटा इज इक्वल टू दिस, ए और बी से देखा गया, ठीक है। और डायमीटर की वैल्यू, मतलब वो जो दो ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू इतनी है। हमें पूछ रहा है जो कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस जो है वो निकालो बोल रहे हैं। तो ईजीली निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? डायग्राम बना के। पहली बात तो आप एक अर्थ बना लो, आप जो है एक अर्थ बना लो, आप जो है एक अर्थ बना लो, ठीक है। आपने एक अर्थ बना ली, देन उसके बीच में दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। थोड़ा अच्छे कलर से लिख लेते, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ओके। ए पॉइंट देके रखा हुआ है, बी पॉइंट देके रखा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें देके रखी है, इसकी जो वैल्यू हमें देके रखी है, इसकी वैल्यू है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, है कि नहीं? ठीक है। और ये जो मून है हमारे पास, मून बहुत छोटा सा है, ये हमारे पास मून है। और जो मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो डिस्टेंस बना रहे हैं ये लोग, है कि नहीं, इसकी वैल्यू मैं डी मान लेता हूँ। डी जो है वो जो डिस्टेंस है वो डी इज़ द डिस्टेंस, ओके। और ये कोई एंगल फॉर्म कर रहे हैं जिसे हमने टीटा कहा, और टीटा की जो वैल्यू है वो देके रखी है हमारे पास, कितनी देके रखी है? 1 डिग्री। ये देखे रखिए हमारे पास 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो सबसे पहले आप ये जो एंगल है आपके पास, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो। सो 1 डिग्री 54 मिनट आपको देखे रखा है, तो आप इसको किस तरह से मान सकते हो? 1 डिग्री प्लस 54 मिनट, ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो 1 डिग्री क्या होता है? 60 मिनट। 54 मिनट इज इक्वल टू 114 मिनट। ये क्या हो गया? 114 मिनट। सो हमें पता है 60 मिनट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। सो 1 मिनट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60, है कि नहीं? 180 मल्टीप्लाई बाय 60, इसकी वैल्यू देके रखिए। अभी हमसे पूछा गया है 114 मिनट्स के लिए। सो 114 मिनट्स के लिए जो है वो आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 114 मिनट, मल्टीप्लाई बाय 114 मिनट्स। सो हम लिख लेंगे हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज tan थीटा। दूर के डिस्टेंस के लिए तो इट इज़ इक्वल टू सिंपली थीटा इट इज़ इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इट इज़ आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क की वैल्यू क्या हो गई? ए बी, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? डी, मतलब सॉरी, अर्थ का मून से जो डिस्टेंस है वो है डी, और थीटा की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 114 मिनट्स, ठीक है।
सो हमें डी निकालना है. सो डी इज इक्वल टू ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है? ए बी इज इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁻7. इसको मैं ना बी मान लेता हूँ. हाँ, ये जो ए बी जो डिस्टेंस है उसे मैं बी मान लेता हूँ. ठीक है. सो दिखने में अच्छा लगेगा बेसिकली. इसको मैं बी मान लेता हूँ. ठीक है. सो डी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 114 मिनट्स. अब 114 मिनट को आप रेडियन में पुट करो. सो 114 मिनट्स को जब आप रेडियन में पुट करोगे, सो डी इज इक्वल टू 1.276 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 114 मिनट मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60. ठीक है, ये होगा आंसर. तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर. हमारा आंसर आ गया. दैट डी इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁸ मीटर. ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर. ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. सो मैं आपको करके बताता हूँ क्या है. क्वेश्चन ये देखे रखा है दैट द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी. एंगुलर डायमीटर मतलब एंगल की वैल्यू देके रखी है. द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज इतना. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन? ये हमारे पास सन है. ये हमारे पास, रुको येलो से कलर करेंगे हम. ये जो है हमारे पास ये सन है. ओके, और जो हमारी ग्रीनरी है हमारा अर्थ, उसको हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करेंगे हमारा अर्थ. ठीक है. और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो इसका एक अर्थ का ये पॉइंट है, अर्थ का जो ये पॉइंट है ये, ठीक है. तो इसके डिस्टेंस को हम कैपिटल डी मानेंगे. इसकी वैल्यू देखे रखिए 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. और ये जो है ये डायमीटर ऑफ सन है. ए और बी जो है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर छोड़ो ए बी छोड़ो, ये जो है डायमीटर ऑफ सन, इसे हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं. और इनके बीच का जो एंगल है जो वो अर्थ के साथ बना रही है, वो एंगल की वैल्यू है 1920 सेकेंड्स. ठीक है, ये है एंगल की वैल्यू 1920 सेकेंड्स. ओके, ये हमारे एंगल की वैल्यू है. सो टीटा क्या होगा? टीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय डी. अच्छा, बी की वैल्यू निकालनी है. सो बी इज इक्वल टू टीटा मल्टीप्लाई बाय डी. टीटा क्या है? 19200 सेकेंड्स. 1920 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. अब इस 1920 सेकेंड्स को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो एक स्लाइड ले लेते हैं हम, ये स्लाइड ले लेंगे. ठीक है. सो हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. इट इज़ इक्वल टू सॉरी हाँ, 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन. पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन. अभी हमारे पास क्या दिया है?
सेकेंड्स दिया है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 3600 रेडियन। तो 1920 सेकेंड्स के लिए क्या होगा आंसर हमारे पास, पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 3600 न्यूमरेटर में आ जाएगा 1920 रेडियन। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका इट विल बी, वाइट से लिखते हैं, b इज इक्वल टू 1920 सेकेंड्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास, देखो पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 1920 मल्टीप्लाई बाय 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 11 मीटर, है कि नहीं। तो जब आप कैलकुलेट करोगे सो b विल बी 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ओके, सो आपका आंसर आ गया ये। ओके, आपका आंसर आ गया ये। तो किस तरह से करा हमने, सिंपली आर्क अपॉन रेडियस का कॉन्सेप्ट था आज। अब एक टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑफ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल का जो स्मॉल डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल है ये। सो ये जो प्रैक्टिकल है ये आपको जो है, आप जिस भी स्कूल जाते हो वहाँ आपको कराया जाएगा, इस पे से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ये मत करो अगर कॉम्पिटिटिव के लिए कर रहे हो। बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बोर्ड्स के लिए ही हो जाएगा, प्रैक्टिकल बुक में रहता है ये, ठीक है। सो चलो आ जाते लेंथ पे आ जाते। लेंथ की रेंजेस क्या होती है और क्या होती है लेंथ, आइए देखते हैं। वन फर्मी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वन फर्मी। वन फर्मी का मतलब क्या होता है, वन फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। क्या होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर, 10 टू द पावर -15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। क्या होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, देखो एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इट इज़ 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 फर्मी क्या होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। मतलब कि एवरेज डिस्टेंस जो सन का अर्थ से, अर्थ और सन के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस कितना है, क्योंकि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व होते रहता है, तो ये जो डिस्टेंस है ऑन एन एवरेज कितना है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। व्हाट डू यू मीन बाय 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस के लिए हम बात करते हैं। सो 1 लाइट ईयर होता है डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ इतना इन 1 ईयर। मान लो हमने एक जो आपकी अगर लाइट की स्पीड क्या होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अगर लाइट इसी स्पीड से 1 साल तक ट्रैवल करती है तो वो जो डिस्टेंस कवर करेंगी उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर मतलब जब आपकी लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के साथ ट्रैवल करती है फॉर 1 ईयर के लिए, तो वो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उस 1 ईयर में उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं 1 लाइट ईयर को तो हमारी वैल्यू आती है 9.496 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। क्या है 1 लाइट ईयर की वैल्यू मीटर्स में, इट इज़
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अच्छा, पार्सेक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय 1 पार्सेक? 1 पार्सेक को समझने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि 1 आर्क सेकेंड क्या होता है। 1 आर्क सेकेंड क्या होता है? 1 आर्क सेकेंड इज बेसिकली एंगल। 1 आर्क सेकेंड होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। 1 आर्क सेकेंड का मतलब होता है, जैसा 1 आर्क सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री का 1 डिवाइडेड बाय 3600 पार्ट। क्या कह रहा हूँ मैं? फिर से एक बार फिर से वंस मोर हो जाए, वंस मोर हो जाए, वंस मोर क्या हो जाए? 1 आर्क सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 आर्क सेकेंड का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 3600 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। जैसे मैं कहूँ इस पेन का हाफ, 1 पेन का आधा क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 पेन। या मैं कहूँ 1/3 पोर्शन, 3/4, 1/2। 1 डिग्री का 1 डिवाइडेड बाय 3600 पार्ट इज 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड इज अ एंगल। ये सिंपली एंगल की यूनिट है। 1 आर्क सेकेंड इज 1 डिग्री का 1 डिवाइडेड बाय 3600 पार्ट। 1 डिग्री का 1 डिवाइडेड बाय 3600 पार्ट, वो है 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड का मतलब क्या होता है? अब आ जाते हैं पार्सेक का मतलब क्या होता है। पार्सेक का मतलब क्या होता है? तो पार्सेक का मतलब समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। फटाक से एक डायग्राम बना देंगे। तो ये हमारे पास है सन, ये हमारे पास है सन, और ये हमारे पास सन, और ये जो हमारा अर्थ है वो ट्रैवल कर रहा है। तो अर्थ को हम हमेशा ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा अर्थ। थोड़ा सा जो है ये हो गई हमारी अर्थ। ये हो गई अर्थ। अब 1 पार्सेक का मतलब क्या है? जब से 1 पार्सेक लिखा है, आप 1 आर्क पार्सेक नहीं बता रहे हो, आप आर्क सेकेंड बना रहे हो, आप ऑर्बिट का डायग्राम बना रहे हो। 1 पार्सेक हमें समझा दो। तो मैं आपको 1 पार्सेक समझा ही तो रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ। 1 पार्सेक का मतलब क्या होता है? पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सस्पेंडेड एट एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। मतलब क्या? मतलब क्या कि जब अर्थ का जो रेडियस है, जो अर्थ का जो रेडियस है, एवरेज रेडियस जो है अर्थ का, जो अर्थ का जो एवरेज रेडियस है, जब अर्थ की एवरेज रेडियस, मैं क्या करता हूँ, ये सन वगैरह मिटा देता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। ठीक है, ठीक है। सो ये जो है, ये जब अर्थ की रेडियस, ये रेडियस होगा, ये जो है अर्थ का रेडियस है कि नहीं? जब अर्थ का रेडियस सन के साथ, जब अर्थ का रेडियस सन के साथ, जब अर्थ का रेडियस सन के साथ 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाता है। क्या? जब अर्थ का एवरेज रेडियस, अर्थ का एवरेज रेडियस
सन के साथ 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाता है, 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाता है, तब वो अर्थ के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन रखता है। जब अर्थ का रेडियस, एवरेज रेडियस सन के साथ 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाता है, तो मतलब जब इनके बीच का एंगल तब बन जाए, तो ये जो डिस्टेंस है, इसे हम 1 पार्सेक कहते हैं। सो 1 पार्सेक क्या है? पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सस्पेंडेड एट एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड का मैंने मतलब आपको बता दिया। जब सन अर्थ की एवरेज रेडियस के साथ, अर्थ की एवरेज रेडियस के साथ 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाता हो, तब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 पार्सेक। सो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा 1 पार, ये होगा 1 पार्सेक। ये क्या होगा? 1 पार्सेक। और 1 पार्सेक को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर आता है ये 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये वैल्यू याद रखना, ये भी 1 लाइट ईयर की वैल्यू भी याद रखना, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू भी याद रखना, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम तो आपको हर जगह मिलेगा, 1 फर्मी मीटर तो हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन 1.496 इंटू 10⁻11। 1 लाइट ईयर क्या है? 9.46 इंटू 10⁻15। 1 पार्सेक क्या होता है? 3.08 इंटू 10⁻16। 3.08 इंटू 10⁻16, ठीक है। तो मैंने आपको 1 पार्सेक समझा दिया बड़े ही अच्छे से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ मास पे। मेजरमेंट ऑफ मास कैसे? देखो, मास की मेजरमेंट किस तरह से देखी गई थी, मास की मेजरमेंट किस तरह से देखी गई, फिर हम देखेंगे रेंजेस ऑफ मास, फिर टाइम की मेजरमेंट। चलो हो ही गई, क्लास एंड होने पे है। सो रेंज ऑफ मास की वैल्यू अगर हम देखें, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर वाइड रेंज। दिस में वेरी फ्रॉम टाइनी मास टू 10⁻30 kg ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द ह्यूज मास। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि हम जो है हमारी दिनचर्या में अलग अलग तरह की मासेस से रूबरू होते हैं। किसी का वेट तो 10⁻30 है, या फिर हमारे जो यूनिवर्स का मास है वो होता है 10⁻55 kg, है कि नहीं। तो ये जो टेबल है ये आपको रेंज ऑफ ऑर्डर दे रहा है वेरियस मासेस, ठीक है। सो इसकी जो है मासेस की, एक सेकेंड, हाँ, रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ मास देखे रखा है हमारे पास 10⁻−30, 10⁻27, इस तरह से। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कुछ इस तरह होता है केजी में, रेड ब्लड का इतना होता है, डस्ट पार्टिकल का मास इतना होता है, ह्यूमन का मास जो है 100 माना गया, 100 kgs, ऑटोमोबाइल का 10⁻3 मतलब 1000 kgs, बोइंग 747 एयरक्राफ्ट का, मून का, अर्थ का वेट याद रखना, सन का, मिल्की वे गैलेक्सी का, और यूनिवर्स का जो हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं वो है 10⁻55। तो ये आप देख लो सबके मास। और अब हम आ जाते हैं रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ। हमने लेंथ पढ़े, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 पारसेक, 1 लाइट ईयर, ये हमने सब पढ़ा। अब साइज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू देखे रखिए 10⁻−15, एटॉमिक न्यूक्लियस की वैल्यू है 10⁻−15, हाइड्रोजन एटम की वैल्यू देखे रखिए, मतलब उसकी जो लेंथ है वो इतनी है। तो जैसे थिकनेस ऑफ अ पेपर, ये याद नहीं रखना, कुछ इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन एटम का साइज़ याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना। जैसे माउंट एवरेस्ट का सी लेवल नहीं पूछते, है कि नहीं। सिर्फ ये भी नहीं पूछते, जो मेन जो याद करने का, मैं उस पर स्टार मार्क करते हूँ। जैसे ये याद रखो, ये भी याद रखो,
और ये याद रखो, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये याद मत रखो, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं। तो जिसको स्टार मार्क करा वो करना, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं मास पे, मेजरमेंट ऑफ अ मास। देखो मास क्या होता है, हमने रेंजेस ऑफ मास पढ़ लिए कि मास की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। अब मास की जो मेजरमेंट है वो क्या होती है। देखो मास जो है ये मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी चीज़ को मैटर कब कहेंगे, जब उसके पास एक मास होगा। सो मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है मास। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन। ना प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना लोकेशन में, ना प्रेशर पे। ऐसा यूनिट जो होती है किलोग्राम होती है। वाइल डीलिंग विद एटम्स और मॉलिक्यूल्स, हम जो है मतलब जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास जब हम डिफाइन करते हैं तो हम उसे एटॉमिक मास के फॉर्म में, एटॉमिक मास के फॉर्म में या यूनिफाइड मास के फॉर्म में जो है हम बताते हैं, ठीक है। सो एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया, बट फिर भी यहाँ देख लो थोड़ा सा, मोल कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा है। सो वन यूनिफाइड मास या वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू, ये छोड़ो ये पढ़ो, इट इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ mass of an atom of carbon 12 including the mass of electrons. It is 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. एक AMU की वैल्यू क्या होती है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। ये क्या कह रहा है 1/12 पोर्शन लो आप एक एटम कार्बन का, एक एटम कार्बन के मास का 1/12 पोर्शन क्या होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो एक एटम का मास कैसे निकालोगे, आपको पता है 1 मोल कार्बन कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 to the power 23। अच्छा, मास ऑफ 1 मोल क्या होता है कार्बन एटम का 12 ग्राम, जिसे हम मोलर मास कहते हैं। सो इतने कार्बन का जो वेट है वो होता है 12 ग्राम। सो एक एटम का वेट क्या होगा 12/6.022 इंटू 10 to the power 23। सो हम जब इसका 1/12 पोर्शन लेते हैं तो वो होता है हमारे पास एक AMU या 1 यूनिफाइड मास यूनिट। सो जब हम 1/12 पोर्शन लेते हैं तो 12 से 12 कैंसिल हो जाता है, तो 1 डिवाइडेड बाय Na हम कह सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Na, 1 डिवाइडेड बाय Na ग्राम्स इज 1 AMU। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम देख लेते हैं हम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम कैसे आया, अब मैंने आपको मोल समझा दिया, 1 AMU समझा दिया, नहीं समझ आया तो मोल कॉन्सेप्ट की क्लास लगा लो, डिटेल में वहाँ पढ़ाया जा रहा है। अभी तक 3 पार्ट्स मैंने पढ़ा दिया है मोल कॉन्सेप्ट के, नहीं पढ़ा है तो 3 पार्ट्स वो पढ़ लो, क्योंकि डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है वहाँ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम को किस तरह से, मतलब हमने टाइम की खोज कैसे की, मतलब टाइम की खोज नहीं, 1 सेकेंड हम जब कहते हैं तो 1 सेकेंड की खोज किस तरह से की गई। देखो आजकल हम टाइम को किस तरह से मेज़र करते हैं, वी नाउ यूज़ एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन सीजियम एटम। द बेसिस ऑफ सीजियम क्लॉक इज समटाइम्स कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक। मतलब हम सीजियम क्लॉक के अनुसार जो है हम चलते हैं। 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज, हमारे पास सीजियम एटम है, सीजियम एटम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो वो रेडिएशन शो करेगा। सीजियम एटम रेडियो एक्टिव है तो वो रेडिएशन शो करेगा। तो हमने क्या कहा, जब वो इतने रेडिएशन शो कर दे या इतने वाइब्रेशन शो कर दे, कितने वाइब्रेशन,
9192631770 वाइब्रेशन जब वो शो कर देगा, तो वो जब इतने वाइब्रेशन शो करेगा जितने भी टाइम पीरियड में, उसको हमने 1 सेकेंड कहा. सो व्हाट डू यू मीन बाय 1 सेकेंड? जब सीजियम एटम इतने वाइब्रेशन शो करने के लिए जो टाइम लेगा उसे हमने 1 सेकेंड माना है. ठीक है. सो 1 सेकेंड इज द वाइब्रेशन रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन. अभी रेडिएशन क्यों होता है? जब आप एटम्स चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझेगा दैट जब भी अपने 12th की फिजिक्स में या केमिस्ट्री की एटम्स चैप्टर में, तो जब ये देखो जैसे ये होता है हमारे पास एटम, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी शेल्स में ऑर्बिटल में रिवॉल्व होते शेल में. तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, तो वो जो है एनर्जी रिलीज़ करता है, तो उसके कारण रेडिएशन एमिट होती है. तो 1 सेकेंड सीजियम एटम, सीजियम क्लॉक के हिसाब से हम चलते हैं. सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट, एक्यूरेटली आपको जो है चीज़ें बताते हैं. ठीक है. सो इसी के साथ, रुको अच्छे स्लाइड से करेंगे. इसी के साथ आज का लेक्चर होता है एंड. इसी के साथ आज का लेक्चर होता है एंड. आज का लेक्चर होता है एंड. ये था हमारा पार्ट 1. ये था हमारा पार्ट 1. आई होप आपको समझ आया होगा. नहीं भी समझ आया है तो रिपीट करके देख लो भैया, क्योंकि बहुत डिटेल में अच्छे से समझा है, पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है. और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कमेंट सेक्शन में लिंक है. ठीक है. अब आपका क्या काम है? 5 टाइम रिवीजन, 5 टाइम इसे रिवाइज कर लो. बस समझ सबको आ जाता है बट याद नहीं रहता है, तो याद रख लो. पहले समझ लो फिर याद रख लो, क्योंकि याद का भी तो थोड़ा रहता है ना. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. आई होप आप सबको क्लास पसंद आई हो. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.